अब कैसे इससे बचा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त आदमी वबा का शिकार है, सारा फोकस हमारा इस पर था तो हमने इस मौसमी वायरस को नज़रअंदाज किया। ऐसे बहुत से सवालात हैं जो आप सबके जहन में भी हैं, हम माहिरीन से भी इस पर बात करेंगे। मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें FPCCI सदर हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, एस्थमा स्पेशलिस्ट भी हैं, आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जिस तरह सवाल मेरा आपसे ये था कि इस आदमी वबा के दौर पे जब सारा फोकस हमारा कोरोना पे था कि कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, हमें उससे निपटना कैसे है, क्या हमने नज़रअंदाज किया इस मौसमी वायरस को? ऑफकोर्स हमने नज़रअंदाज किया है। इसकी मेन वजह यह है कि हमने कोविड के दिनों में भी स्प्रेस को ध्यान नहीं रखा, और जिस तरह 2 साल 3 साल पहले पूरे पाकिस्तान में हाई ग्रेड जो स्प्रेस किए जाते थे बेसिकली मच्छर के लिए, और डेंगू वायरस आपको पता है साफ़ सुथरे पानी में होता है और बारिश के बाद ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि उनके जो लार्वाज होते हैं वहाँ ग्रो करके और उसको अंडे से डेंगू का मच्छर बनाते हैं, और इसी तरह वो टाइमिंग्स पे आते हैं। तो स्प्रेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्प्रेस पूरे पाकिस्तान में नहीं हुए, जो हमने बार बार कहते रहे कि स्प्रेस कराएं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PPA साथ मिलके भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि आप हर जगह स्प्रेस कराएं, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट, जो डेंगू की जो मैनेजमेंट है वो कोविड की तरह ही वेरी एक्सपेंसिव है। सिर्फ उसमें ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटेंसिव केयर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जिसकी कॉस्ट ऑफ पर डे इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी हाई। दूसरा जो नया डेंगू का वेरिएंट है वो एक अभी भी हमारे लिए बहुत एक बड़ा अलमिया है और एक क्वेश्चन मार्क बन गया है हमारे पूरे डॉक्टर्स के लिए कि डेंगू के 4 वेरिएंट हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4, और फ्लेवी वायरस कहते हैं हमको, ये जो वायरस अटैक करता है। अब ये जो वायरस है जिसमें से 4 वेरिएंट है, उसमें जो लास्ट फ्यू ईयर्स बैक जो वेरिएंट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब जो वेरिएंट आया है ये बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है कि ये 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो WBCs का है, प्लेटलेट्स का नहीं है। उसमें हाई ग्रेड फीवर के साथ जो सेल्स गिर रहे हैं वो WBCs गिर रहे हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं। जब वो गिरते हैं और उसके बाद पेशेंट जो है वो हाई ग्रेड फीवर के साथ फेंट होना शुरू होता है, शॉक में जाता है, क्योंकि उसकी कुव्वत मुदाफ़त WBC से ही, आपकी जो बॉडी की जो कुव्वत मुदाफ़त है वो WBC से, ल्यूकोसाइट से है। जब वो गिरना शुरू होते हैं तो आप दूसरे इन्फेक्शंस का शिकार होना शुरू होते हैं, और दूसरे इन्फेक्शंस आपको कैरी ऑन होते हैं, जिसमें CRP जो C रिएक्टिव प्रोटीन है वो हाई हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता चलता ये वायरस ने अटैक कर दिया या इम्यूनिटी गिरने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने भी साथ में अटैक किया है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइफॉइड में XDR एनी इन्फेक्शंस, मतलब यूरिन में कोई इन्फेक्शंस XDR हो गया, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस आ रहे हैं, जिसकी मुहिम 2 साल पहले टाइफॉइड की बहुत ज़्यादा हुई। फिर ये 2 साल में फिर दोबारा टाइफॉइड की वैक्सीन का कोई रोल नहीं हुआ। नेक्स्ट PPA और WHO की तरफ से नया वैक्सीन जो MR है, मीजल्स रुबेला, उसकी वैक्सीन आ रही हैं, बट टाइफॉइड की वैक्सीन नहीं हुई। तो हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं आजकल कि ये टाइफॉइड। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट हम करते हैं, क्योंकि मुझे आपसे इसमें आगे जाके बात करनी है कि एक और नया वायरस है डेंगू की किस्म है, लेकिन अभी तक उसकी तशखीस नहीं हो पाई। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जब हम बात कर रहे हैं एक और वायरस जिसकी हमने तशखीस हुई नहीं कि ये डेंगू है, लेकिन वो डेंगू से ही मिलता जुलता वायरस है, प्लेटलेट्स उसमें भी कम होते हैं, फीवर उसमें भी हाई है, और उसमें वही सारी सिम्टम्स हैं जो डेंगू के हैं, तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? ख़ास तौर पे जब ये आप बात कर रहे थे कि इस मौसम में टाइफॉइड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि ये टाइफॉइड है या फिर ये डेंगू है या कोई और वायरस है? टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये लोग सेल्फ मेडिकेशन पर भी चले जाते हैं। पहले तो आपको टेस्ट डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। डिफ्रेंशिएशन में ऐसा नहीं है कि वायरस डिफरेंट है, ये डेंगू का ही वेरिएंट, बट उसने अपनी रिजीम को चेंज किया है, अपने आदात को चेंज किया है। इसने पहले प्लेटलेट्स को कम करता था, अब जो ये वायरस ने जो अटैक किया है वो WBCs पे कर रहा है। तो वायरस इज सेम, बट उसका वेरिएंट डिफरेंट है। इसकी जो नेचर ऑफ हैबिट है, जिसने पहले प्लेटलेट्स को कम करना था, वो बाद में पहले WBCs को कम कर रहा है। डेंगू का जो NHS1 है वो फर्स्ट डे से 9 डेज के बीच में पॉजिटिव आता था, उसमें जो NHS1 है वो 1 हफ्ते बाद मोस्टली कभी कभी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन IgM जो है 7 दिन बाद पॉजिटिव आ जाता है।
तो एक तो हमारा वेरिएंट यही है कि आगे जाके जो डेंगू का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है, तो उसके लिए हमारे पास CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स, और दूसरा है CRP, और तीसरा है ब्लड कल्चर्स। जो ब्लड कल्चर्स हैं वो 4 से 5 दिन के बाद जो बैक्टीरियल टेस्ट है वो उसकी रिपोर्ट आती है। इससे पहले CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बहुत हाई मिलेगा। CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट्स है उसमें WBCs अगर डेंगू के वायरस से कम हुए हैं और अगर टाइफॉइड भी साथ में है तो न्यूट्रोफिल्स काउंट हाई मिलेंगे। आगे जाके प्लेटलेट्स कुछ 4 दिन, कुछ 1 हफ्ते बाद कम मिल रहे हैं। कुछ दफ़ा WBCs काउंट पहले कम मिलते हैं और प्लेटलेट्स बाद में कम मिलते हैं, या पहले कभी कभी WBCs सही नॉर्मल होते हैं और प्लेटलेट्स कम होते हैं। तो इसमें हम डिफरेंशिएट इसी तरह करते हैं। सेकेंडली, अगर हमें ट्रीटमेंट पे जाना है तो ट्रीटमेंट ऑफ द वायरस इज द सेम वन। अगर CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, अगर हमारा नॉर्मल की तरफ है और WBCs सिर्फ गिरे हुए हैं, तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ घर पे रह के हाई इंटेंसिटी ऑफ वाटर ग्लूकोज लेना है और पैनाडोल पे रखना है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा, जावेद साहब ने, कि इंपॉर्टेंटली ये है कि आपके कई दफ़ा पैनाडोल काम नहीं कर रही होती, तो आप दूसरी सिचुएशन से इसको आप ठीक करेंगे वायरस के फीवर को। जैसे कि आप ठंडे पानी की पट्टियाँ रख सकते हैं या सादे पानी की पट्टियाँ, कूलेक्स से पैच आजकल आते हैं वो रख सकते हैं, जिससे आप फीवर कम कर सकते हैं। सेकेंडली, सपोस्ट्रीज आती हैं, उससे आप फीवर कम कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फीवर जो है या तो IV से या फिर पर रेक्टल सपोस्ट्रीज से कम कर सकते हैं अगर पैरासिटामोल से फीवर कम नहीं हो रहा। आइबुप्रोफेन प्लेटलेट्स या डेंगू में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उसको नहीं देना होता क्योंकि वो प्लेटलेट्स पे अटैक करती है, कई दफ़ा बोन मैरो सप्रेशन कराती है, तो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। उस पर डॉक्टर्स को भी हम कहते हैं कि वो ड्रग यूज़ ना करें। फिर आ जाए एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक्स जब देनी होती है अगर आपका फीवर मोर देन 48 आवर्स हाई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई की तरफ मिल रहा है, तो आपको एंटीबायोटिक की तरफ जाना है। अदरवाइज एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है, क्योंकि डेंगू में अगर एंटीबायोटिक्स देंगे तो आपकी और इम्यूनिटी कम होगी, क्योंकि डेंगू ये वाले वेरिएंट ने WBCs काउंट पहले कम किए हैं, तो आपके बोन मैरो सप्रेशन होगा। जब बोन मैरो सप्रेशन होगा तो और आपकी इम्यूनिटी गिरेगी और मजीद इन्फेक्शंस जो हैं वो भी अटैक करेंगे। और कई दफ़ा जो XDR इन्फेक्शन है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं, वो ज़्यादा अटैक करके आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अटैक करके आपको एडमिशन लेवल पे ले जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि बच्चा या अडल्ट या छोटे बच्चे, जो आजकल हम देख रहे हैं छोटे बच्चों को इन्फेक्शंस का रेशो बढ़ा है, उसमें आपको देखना है कि आपके अगर ये सारी चीज़ें नेगेटिव की तरफ शुरू में आई हैं, WBCs गिरे हैं और बच्चा शॉक में जा रहा है या अडल्ट शॉक में जा रहा है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और शुगर लेवल ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि उससे फिट्स होने के चांसेस होते हैं, झटके पड़ते हैं। सही है। उसमें स्पेशली सोडियम और पोटाशियम का बहुत बड़ा रोल है। अगर उसको आपको उस 24 आवर्स में आप ठीक नहीं करेंगे तो पेशेंट कैन बी एडमिटेड इन द इंटेंसिव केयर। तो आपको घर पे रह के फ्लूइड्स को मैनेज करना है, पैरासिटामोल लेनी है, नहीं मैनेज होता हॉस्पिटल में आएंगे, छोटी छोटी ड्रिप्स लगवाएंगे, उससे भी अगर ठीक नहीं होता तो फिर आप एडमिशन केयर पे जाएंगे, इंटेंसिव केयर में। अगर आपके ये सारी एहतियात हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब बता रहे हैं, वो आपने करनी है। उसके ट्रीटमेंट के बारे से भी आपने बताया।